जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अल फरूक एकेडमी। आई एम डॉक्टर उबैदुर रहमान और 9th क्लास की बायोलॉजी बुक में हमने चैप्टर नंबर 8 न्यूट्रिशन स्टार्ट किया हुआ है। और लास्ट टाइम हमने डाइजेशन इन ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम शुरू किया था और उसमें डाइजेशन ओरल कैविटी देख लिया, डाइजेशन स्टमक देख लिया और डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन देख लिया। और जब हमने डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन देखा तो उसमें हमने देखा कि तीनों तरह के फूड कंपोनेंट्स डाइजेस्ट हो गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइजेस्ट हो गए हैं, लिपिड्स भी डाइजेस्ट हो गए हैं और प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट हो गए हैं। अपने सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होने के बाद एब्जॉर्ब भी हो गए हैं आइलियम के अंदर जो विलाए थे। तो अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज विलाई की ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो गए हैं और जो फैटी एसिड ग्लिसरॉल थे वो उसके लैक्टियल वेसल के अंदर एब्जॉर्ब हो गए हैं और सारा कंपोनेंट जो हमारे फूड का है वो ब्लड का हिस्सा बन गया। तो इसका मतलब खाने से हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए थी वो तो हमें मिल गई। तो अब हमारे जो 5 फेजेस थे न्यूट्रिशन के वो क्या थे? इंजेशन वो भी हमने कर ली, डाइजेशन वो भी हमने कर ली, एब्जॉर्प्शन वो भी हमने कर ली। अब जो अब जो फोर्थ स्टेप है दैट इज एसिमिलेशन, वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है कि बॉडी उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रही है, वो मेटाबॉलिज्म का हिस्सा है और वो हमारे अभी इस चैप्टर के स्कोप से बाहर है। जो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, दैट इज डेफिकेशन, कि अब वो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना है। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी तो उसमें कोई भी ऐसी न्यूट्रिशन नहीं होगी जो कि अब मजीद एब्जॉर्ब करने की जा सकती है सवाए पानी के। अब वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड जा रही है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो एक सूप लाइक मिक्सचर की शक्ल में है, वो एक लिक्विड की शक्ल में है, फ्लूइड की शक्ल में है, जो कि काइम थी जो कि स्टमक से आगे चली स्मॉल इंटेस्टाइन में। वही काइम जब आगे आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में तो एक फ्लूइड की शक्ल में उसमें ढेर सारा पानी है जिसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम यह है कि वो जो एक्स्ट्रा पानी अगर एब्जॉर्ब करना है तो वो करे और उसके बाद फिर जो ये बच गया है इसके अंदर जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ और एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकाल दे। तो ये दो काम है लार्ज इंटेस्टाइन के और यही हमारा आज का टॉपिक है। ये बहुत ही आसान है, शॉर्ट्स है और लॉन्ग क्वेश्चन चूंकि अक्सर बोर्ड में छोटे छोटे भी आ जाते हैं 4-4 नंबर के, तो उसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और उसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो टॉपिक का नाम है लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डेफिकेशन। तो उसके दो ही काम है, क्या? एक इसने पानी को एब्जॉर्ब कराना है और दूसरा डेफिकेशन करनी है, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव आउट करना है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन हम स्टार्ट करने लगे। लार्ज इंटेस्टाइन कितने पार्ट्स हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं। स्मॉल के 3 पार्ट्स है, ड्यूडेनम, जजनम, आइलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। ये देखिए, सीकम, CAECUM। जब भी किसी वर्ड के एंड में AE हो तो आवाज ई की निकलती है, सीकम। ठीक है, इसको साइकम, सैकम इस तरह से नहीं कहना, तो सीकम, सीकम, कोलोन, कोलोन। ठीक है, अब ये कॉलन नहीं है, कॉलन के स्पेलिंग भी ये होते हैं, सेमी कॉलन, कॉलन के स्पेलिंग, कॉलन तो वो होता है 2 डॉट और सेमी कॉलन 1 डॉट और 1 कॉमा। ठीक है, कॉलन नहीं कहना, क्या कहना है? कोलोन। और लास्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट है दैट इज रेक्टम। तो ये 3 पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, दैट इज सीकम, कोलोन और रेक्टम। इनकी लेंथ कितनी है? लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ थी 6 मीटर, ऐसे ही है। 2.5 मीटर का 2.4 मीटर का जजनम था और 3.5 मीटर की आइलियम थी और 10 इंच की ड्यूडेनम थी। टोटल मिलाकर 6 मीटर बन गया ऑलमोस्ट। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ छोटी है स्मॉल इंटेस्टाइन से, कितनी है? ऑलमोस्ट 1.5 मीटर। हर किसी की अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, बुक में लिखी नहीं है, वैसे ही बता रहा हूं कि 1.5 मीटर जो है ना वो ऑलमोस्ट लेंथ है लार्ज इंटेस्टाइन की। तो फिर इसको लार्ज क्यों कहते हैं? हालांकि तो लंबी तो स्मॉल है। लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा है और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा 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 है, चौड़ा है। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन चौड़ी है डायमीटर में, बड़ी नहीं है, लंबी नहीं है। तो चूंकि डायमीटर में बड़ी है इसलिए इसका नाम रख दिया लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक हो गया। और इसके 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। अब ड्यूडेनम, जजनम और आइलियम, तो इसका मतलब लास्ट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का था वो था आइलियम और लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट कौन सा है? सीकम। ठीक है, तो इसका मतलब आइलियम और सीकम को आपस में मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो सीकम है ना वो जरा थोड़ी हटके है, नाली जो है ना थोड़ी हटके है। वो कैसे मैं बताता हूं। तो आइलियम और कोलोन आपस में मिलते हैं। दोनों कौन कौन मिलता है? लास्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का दैट इज आइलियम, वो मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट से दैट इज कोलोन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मैंने डायग्राम में आपको शो करने की कोशिश की है कि इसको देखें, ये बड़ी मैंने इन्फॉर्मेटिव डायग्राम ड्रॉ की है। तो जो जो लास्ट पार्ट था स्मॉल इंटेस्टाइन का दैट वाज आइलियम, मैंने आई लिख दिया। आइलियम आगे मिल जाती है किससे? कोलोन से। अब इस आइलियम और कोलोन के दरमियान, कोलोन से पहले नीचे को एक नाली निकलती है, एक ट्यूब निकलती है, एक पाइप निकलती है जिसका नाम है सीकम। एक थैली निकलती है, एक सैक निकलती है, एक पाउच निकलती है जिसका नाम है सीकम। और जो ये सीकम है ये देखो आगे से बंद है, सीकम के आगे से बंद। तो कोई ऐसी नाली या कोई ऐसी पाउच या कोई ऐसी सैक जो कि आगे से बंद हो उसको बोलते हैं ब्लाइंड। ब्लाइंड मतलब अंधा। अंधे का मतलब यह है कि ये आगे देख नहीं सकती, यानी इसका आगे से रास्ता बंद है। तो जो आइलियम है और आइलियम और कोलोन के जंक्शन पर क्या है? एक पाउच है जो कि नीचे आ रही है और ये टी जंक्शन बना रही है विद द इंटेस्टाइन। कौन सा जंक्शन बना रही है? टी जंक्शन। ये जो पाउच है इसका नाम है सीकम। क्या नाम है? सीकम।
असल में ये सीकम इस तरह से होती है कि जो ये जो दोनों एंड्स मैंने बनाए हैं, ये आइलियम और कोलोन यहाँ से ऐसे करके होती है, ऐसे करके दोनों इसके जो एंड्स है ना वो ऐसे एक दूसरे के पास पास आए होते हैं। ठीक है, तो ये टी में मिटा देता हूँ। टी जंक्शन बनाती है आइलियम और कोलोन के साथ, इंटेस्टाइन के साथ सीकम क्या बनाती है, टी जंक्शन। देखो टी बना रही है कि नहीं बना रही, टी। ये जो ब्लाइंड पाउच है जो कि आइलियम और कोलोन के दरमियान निकल रही है, इसका नाम है सीकम। ब्लाइंड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आगे से बंद है। ठीक है, अब सीकम के इस एंड से जो कि ब्लाइंड वाला एंड है, इससे एक छोटी सी और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बाहर निकल रही है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ बाहर निकल रही जो कि आगे से वो भी बंद है। ठीक है, इस फिंगर लाइक आउटग्रोथ का नाम है अपेंडिक्स। इसका नाम आपने काफी सुना होगा, इसके बारे में बात करते हैं अभी बाद में। दिस इज अपेंडिक्स। तो यानी समझो कि ये आइलियम आई तो आइलियम के बाद कोलोन, लेकिन आइलियम और कोलोन के दरमियान नीचे एक ब्लाइंड पाउच है, उसका नाम है सीकम। क्या नाम है, सीकम। होता क्या है कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, काइम है, वो आइलियम से होके सीधा कोलोन में चला जाता है, वो आइलियम से होके सीकम में नहीं जाता। कोशिश यही होती है फूड की कि मैं सीकम में ना आ जाऊं, और सीकम ने मुंह भी अपना इसलिए बंद किया हुआ है कि मैं मुझे नहीं पसंद कि मेरे अंदर कोई आए, तुम यहीं से निकल जाओ ऊपर ऊपर से। लेकिन फिर भी कुछ फूड है जो कि सीकम में आ जाती है, तो वो सीकम से हो हुआ कि दोबारा से पेरिस्टालसिस से दोबारा यहां से कोलोन से वापस चली जाती है। सीकम का कोई खास काम नहीं है। और जो दूसरा है, जो सीकम के ब्लाइंड एंड पे एक उससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकली हुई, दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का भी मुंह ऐसे करके यूं बंद होता है, पूरा बंद नहीं होता, थोड़ी सी गैप होती है। कोशिश यही होती है अपेंडिक्स की भी कि मेरे अंदर फूड ना आए, मेरे अंदर फूड ना आए, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है या अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल्स है, मेरे अंदर कोई भी चीज ना आए। लेकिन अगर कभी फूड इसके अंदर चली जाए, अपेंडिक्स से ना चली जाए, तो वो फूड जो यहां आ जाएगी वो यहां पे फंस जाएगी। अब ये फूड यहां से निकल के वापस नहीं जा सकती पेरिस्टालसिस से। सीकम तक तो काम चल जाता है, सीकम तो थोड़ी ऊपर ही है और मोटी पाइप है, तो सीकम तक तो काम चल जाता है, खाना ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर कभी गलती से खाना घुस गया अपेंडिक्स के अंदर, तो वो अपेंडिक्स के अंदर ही पड़ा रह जाएगा। जब वो अपेंडिक्स के अंदर ही पड़ा रहेगा तो वो अपेंडिक्स के अंदर ही गलता सड़ना शुरू हो जाएगा। खाना देर तक पड़ा रहे तो क्या होता है, खराब होना शुरू हो जाता है ना, उसकी डिकम्पोजिशन शुरू होती है, उसमें ब्यूटेरियल ग्रोथ हो जाती है। तो यहां पर भी वो खाना गलना सड़ना शुरू हो जाएगा अपेंडिक्स के अंदर, उसकी ब्यूटेरियल ग्रोथ हो जाएगी। तो जब ब्यूटेरियल ग्रोथ होगी, इन्फेक्शन हो जाएगी उसके अंदर, तो इसकी सोजिश हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। ये जो अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन होगी, इसका नाम है अपेंडिसाइटिस। क्या नाम है, अपेंडिसाइटिस। तो ये एक ब्लू बॉक्स लिखा हुआ है आप लोगों की बुक में, ब्लू है कि पिंक है, जो सा भी बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है कि जी अपेंडिसाइटिस हो जाएगी अगर खाना ट्रैप हो गया अपेंडिक्स के अंदर। तो खाने की इन्फ्लेमेशन हो, खाने की इन्फेक्शन और खाने की डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगी, और अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, अपेंडिक्स की सूजिश हो जाएगी। और अगर इसको आपने ट्रीट ना किया, ट्रीट किस तरह करेंगे, उसको ऑब्वियस बात है पेन किलर्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन मोस्टली इसका जो हल है ना वो दवाइयों से नहीं निकलता, तो फिर हमें सर्जरी करनी पड़ती है और हमें अपेंडिक्स को रिमूव करना पड़ता है। ठीक है, तो बड़ा पेनफुल होता है, बड़ी दर्द होती है, जब इन्फ्लेमेशन होती है तो अपेंडिक्स सूज जाती है, फूल रही होती है, खिंच पड़ती है, स्ट्रेच पड़ती है अपेंडिक्स में, तो बड़ी पेन होती है। ठीक है, तो उसके लिए फिर सर्जरी करनी पड़ती है, सर्जिकली हम इसको रिमूव कर देते हैं। वैसे भी इसका कोई खास काम नहीं है बॉडी में, तो उसको निकाल दें तो कोई मसला नहीं है, तो हम इसको सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, तो पेशेंट जो है ना वो फिर रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। इसके बारे में बाद में बात थोड़ी सी और मजीद करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल देखो कि आइलियम से फूड चली जानी है डायरेक्ट कोलोन में, नीचे सीकम है जो कि एक ब्लाइंड पाउच है। सीकम टी शेप्ड जंक्शन बना रहा है, टी जंक्शन बना रहा है विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। और सीकम जो है ना वो ब्लाइंड पाउच है, यानी आगे से बंद है। तो सीकम के ब्लाइंड एंड पे क्या एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसका नाम है अपेंडिक्स, वो भी आगे से क्या है, बंद। खाना यहाँ से सीधा यहाँ जाना है, डाइजेस्टेड फूड यहाँ से यहाँ जानी है, सीकम में नहीं आनी। लेकिन अगर सीकम में आ भी जाती है तो सीकम ब्रॉड है और सीकम में पेरिस्टालसिस वेव स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ से यहाँ वापस भेज देगी कोलोन के अंदर। लेकिन अगर सीकम में से निकल के कोई अपेंडिक्स में जाके फंस गई तो अपेंडिक्स में उसी फूड की गलना सड़ना शुरू हो जाएगा, वहीं डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगी, और वो फूड फिर दोबारा कभी भी उसमें से नहीं निकल सकेगी, जिसकी वजह से अपेंडिक्स कहेगी कि मेरे अंदर क्या आ गया है। तो अपेंडिक्स इन्फ्लेमेशन कर देगी, सोजिश कर देगी, सूज जाएगी, और अपेंडिक्स फिर बड़ी पेन करेगी। उसके लिए हमें उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, अदरवाइज मरीज को फिर आराम नहीं आएगा। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि ब्लू बॉक्स में लिखा है, आपने याद कर लेना। ठीक है, तो तीन पार्ट है, नंबर 1 सीकम, नंबर 2 कोलोन। तो पहले आइलियम से पहले जब हम चले हैं तो किस में आना है, कोलोन में, लेकिन पहले कौन आ गया बीच में, सीकम। तो पहला पार्ट कौन सा था, सीकम। सीकम एक ब्लाइंड पाउच है जो कि आइलियम और कोलोन के जंक्शन पे है, और टी जंक्शन बना रही है स्मॉल इंटेस्टाइन से। मेरा ख्याल है इतनी बात बहुत है सीकम के लिए। अब नेक्स्ट देखो जी, नेक्स्ट आ गया पार्ट कोलोन। जो कोलोन है ना उसके आगे तीन पार्ट्स हैं। पहले कोलोन ऐसे सीकम से निकलेगी, तो पहले कोलोन ऐसे ऊपर को जाएगी, ऐसे ऊपर को जाएगी कोलोन। तो जो ऊपर को जा रही है दिस इज असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग मींस ऊपर को जाना, नीचे से ऊपर। फिर कोलोन ऐसे जाएगी, दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ऐसे होता है और ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल, ट्रांसवर्स कोलोन। फिर कोलोन नीचे आना शुरू हो जाएगी, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, तो कोलोन तीन तरह की है, बुक पे नहीं लिखा लेकिन याद होना चाहिए। एक ऊपर जाएगी पहले असेंडिंग कोलोन, फिर ऐसे जाएगी ट्रांसवर्स कोलोन, फिर नीचे आएगी
डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। और कोलोन का काम क्या है कि इतनी लंबी जो सारी जो कोलोन दी, इसका काम यह है कि इसने पानी को एब्जॉर्ब करना है। फूड में जो भी कोई एक्स्ट्रा पानी इस जूस में अभी भी मौजूद है, वे इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशन थी वो तो एब्जॉर्ब होगी सारी, लेकिन अभी भी उस काइम के अंदर पानी है जिसको मजीद एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो उस पानी को कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? कोलोन एब्जॉर्ब कर लेगा। आगे डायरिया में भी हमने कॉन्स्टिपेशन में भी पढ़ा था कि अगर पानी एब्जॉर्ब ना होगा इंटेस्टाइन में से तो फिर डायरिया हो जाएगा, और अगर पानी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, ठीक है। वो पानी कहां से एब्जॉर्ब हो नहीं होगा और कहां से ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा? कोलोन में से, ठीक है। तो अगर कोलोन में से पानी एब्जॉर्ब नहीं होता खुदा ना खास्ता, तो बंदे को क्या होगा कि उसको डायरिया हो जाएगा, सारा पानी वेस्ट मटेरियल में जाएगा, साथ तो लूज स्टूल्स आना शुरू हो जाएंगे। और अगर ज्यादा एक्सेसिव वाटर एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में कोलोन में से तो क्या होगा? स्टूल्स जो है वो हार्ड और ड्राई हो जाएंगे और उसको डिफिकल्ट टू एलिमिनेट हो जाएंगे, दैट इज कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। तो वो जो जगह थी जहां से पानी एब्जॉर्ब हो रहा था वो कौन थी? वो थी कोलोन। तो यही वो कोलोन है। तो पहला सीकम हो गया, ठीक है। दूसरा कोलोन। अब कोलोन के बारे में मैंने क्या लिखा है कि असेंडिंग कोलोन है, ट्रांसवर्स कोलोन है और डिसेंडिंग कोलोन है। ये वो जगह है कोलोन जहां पर पानी एब्जॉर्ब होगा, और जब हम उसमें से लिक्विड में से पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो अब वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक सेमी सॉलिड मैस की शक्ल में आ जाएगी। वो एक सॉलिड सेमी सॉलिड मैस की शक्ल में आ जाएगी। वो जो सेमी सॉलिड मैस है जो कि वेस्ट है बिल्कुल, उसमें वो बॉडी से बाहर रिमूव आउट करना है, उसको बोलते हैं फीसिस। क्या बोलते हैं? फीसिस, ठीक है। तो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है इसको क्या बोलते हैं? फीसिस। इसको हमने बॉडी से बाहर निकालना है। जो आप लोग एकेडमी में जमा कराते हैं वो होती है फी, और अगर प्लूरल कर लें तो वो होगी फीस। तो फीसिस नहीं कहना कि सर वो हमने फीसिस जमा करानी है अपनी, है। आप मुझे कहेंगे हमने फीसिस जमा करानी है, मुझे कुछ और सुनाई देगा, मुझे ये सुनाई देगा, है ना। अब आपको भी यही सुनाई देगा। जिस बंदे ने तो नहीं सुना, नहीं पढ़ा ये फीसिस के फीसिस क्या होती हैं, उसको तो ये वाली फीसिस भी वही सुनाई नहीं देगी, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसको तो यही सुनाई देगी ना, ठीक है। तो कहीं फीस जमा करानी है या फीसें जमा करानी है, फीसिस ना कहें, ठीक है। क्योंकि फीसिस तो ये वाला अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो बच गया है, जिसको हमने बॉडी से बाहर रिमूव आउट करना है, दैट इज नंबर 2, ठीक है। सर मैं आई गो टू वॉशरूम, और ये वाला जो काम है दैट इज फीसिस, सही। तो अब हुआ क्या कि लार्ज इंटेस्टाइन में से कोलोन ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया। कोलोन ने पानी जब एब्जॉर्ब किया तो पीछे क्या बचा? एक सेमी सॉलिड मैस बच गया। अब इसको बॉडी से बाहर रिमूव आउट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड फीसिस। फीसिस फीसिस में क्या क्या होगा? सिर्फ अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होंगे? नहीं, और भी कुछ चीजें होंगी। क्या क्या होंगे? देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फीसिस। क्या क्या कंपोनेंट्स है फीसिस के? नंबर 1, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल तो होंगे ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जितना भी पानी एब्जॉर्ब कर ले फिर भी थोड़ा बहुत तो पानी होगा। नंबर 2, वाटर। नंबर 3, बाइल पिगमेंट्स। वो देखो लिवर से आया था बाइल, लिवर से आया, गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, फिर ड्यूडेनम में आया। उस बाइल में ना 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक बाइल सॉल्ट्स और एक बाइल पिगमेंट्स। बाइल सॉल्ट्स ने तो इमल्सिफिकेशन कर दी फैट्स की, वो तो हमने पढ़ लिया डिटेल में। दूसरा है बाइल पिगमेंट्स। बाइल किस कलर का था? ग्रीन कलर का, लेकिन वो बाइल पिगमेंट्स बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू येलो कलर, और ये बाइल पिगमेंट्स हमारी फीसिस को कलर देंगे। तो फीसिस किस कलर का होता है? येलोइश, ब्राउनिश, ऑरेंज कलर का। वो असल में कलर किसकी वजह से आ रहा है? बाइल पिगमेंट्स की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? बाइल पिगमेंट्स की वजह से कलर आ रहा है। तो कितनी चीजें हो गई? 3, एक अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल हो गया, पानी हो गया, और बाइल पिगमेंट्स हो गए। जो खाना खाया उसमें बैक्टीरिया नहीं होंगे? ऑब्वियसली बात है बैक्टीरिया होंगे। हमारे इंटेस्टाइन में कुछ नॉर्मली भी बैक्टीरिया पड़े हैं जो कि हमें विटामिन के बना के दे रहे हैं, अच्छे बैक्टीरियाज हैं। और कुछ जो हमने खाने में खाए थे वो बैक्टीरिया कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टमक ने मार दिए, लेकिन कुछ अभी बच गए, तो वो बैक्टीरिया भी तो होंगे, वो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल में साथ फीसिस बॉडी से बाहर चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये कि क्या क्या पढ़ लिया? अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होगा, पानी होगा, बाइल पिगमेंट्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे। नंबर 5, लास्ट पार्ट, दैट इज स्लफ्ट ऑफ सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्लफ, स्लफ का मतलब होता है झड़ जाना। स्लफ्ट झड़ गए हुए, स्लफ्ट ऑफ झड़ गए हुए सेल्स। कौन से झड़ गए हुए सेल्स? एलिमेंट्री कैनाल के। यानी देखो एलिमेंट्री कैनाल है, पूरी ओरल कैविटी से लेके एनस तक पूरी एलिमेंट्री कैनाल आ रही है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें सारी फूड पास कर रही है। इसमें जैसे फूड पास कर रही है तो जो इंटेस्टाइन के इर्द गिर्द के सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स, वो थोड़े थोड़े गिर नहीं रहे होंगे, झड़ नहीं रहे होंगे। जब फीस साथ साथ फूड पास करेगी तो थोड़े थोड़े सेल्स उसमें उतरते जाएंगे, सेल्स उतरते जाएंगे, उनकी जगह नए बनते जाएंगे माइटोसिस से। सेल्स उतरते जाएंगे, नए बनते जाएंगे माइटोसिस। जो हमारी स्किन है, हर वक्त हमारे स्किन के सेल्स उतर रहे हैं, हर वक्त स्लफ ऑफ हो रहे हैं सेल्स, हर वक्त गिर रहे हैं, ठीक है। हर वक्त हमारी बॉडी के नई एपिथेलियल सेल्स स्किन के रिजनरेट हो रहे हैं और पुराने गिरते जा रहे हैं। इसी तरीके से इंटेस्टाइन के जो अंदर की ल्यूमेन है, कैविटी है, उसमें से भी सारे के सेल्स उतर के जा रहे होंगे, झड़ रहे होंगे। वो जो सेल्स उतरे हैं, झड़ रहे हैं, उनको बोलते हैं स्लफ्ट ऑफ सेल्स। क्या बोलते हैं? स्लफ्ट ऑफ सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्पेलिंग है SLOUGHED, है, बनते हैं, स्पेलिंग बनते हैं स्लाउड, है ना। लेकिन असल में ये इसके GH को क्या साउंड निकालनी है? F की, स्लफ्ट, स्लफ्ट ऑफ सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। तो 5 कंपोनेंट्स मैंने पढ़ाए हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फीसिस। ये भी अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, बट राइट द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फीसिस। अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है, पानी है, बाइल पिगमेंट्स है, बैक्टीरिया है, और स्लफ्ट ऑफ सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ये 5 चीजें जो है ना इसकी हैं, कंपोनेंट्स हैं फीसिस की, ठीक है। तो क्या था? सीकम, कोलोन, रेक्टम, 3 पार्ट्स है। सीकम
पहला पार्ट है जो आइलियम और कोलोन के दरमियान जंक्शन में आएगा, ब्लाइंड पाउच है, टी जंक्शन बना रही है इंटेस्टाइन के साथ, इसके ब्लाइंड एंड पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है आउटग्रोथ, दैट इज कॉल्ड अपेंडिक्स। कोलोन में जाएगा तो कोलोन में क्या होना है, कोलोन में पानी अब्सॉर्ब होना है, जब कोलोन पानी को अब्सॉर्ब कर लेगा तो पीछे क्या बचेगा, एक सॉलिड मैस बचेगा अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल का, दैट इज कॉल्ड फीसिस। फीसिस के कंपोनेंट्स क्या है, फीसिस के कंपोनेंट्स हैं अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल, वाटर, बाइल पिगमेंट, मटेरियल लेफ्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब खाना जब सारा अब्सॉर्ब हो गया, खाना तो अब्सॉर्ब हो गया हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में, पानी भी जब अब्सॉर्ब हो गया, सॉलिड सेमी सॉलिड मैस बन गया, उसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो वो आके इसमें रेक्टम में स्टोर हो जाएगा, लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज रेक्टम, वो इसमें स्टोर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेक्टम। ठीक है, रेक्टम में फूड स्टोर होता जाएगा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल स्टोर होता जाएगा, रेक्टम स्ट्रेच होती जाएगी, ये लार्ज होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। एक टाइम आएगा रेक्टम क्या करेगी, टेम्परेरी फूड को स्टोर करती रहेगी, इस अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को क्या करती रहेगी, स्टोर करती रहेगी। फिर एक टाइम आएगा कि रेक्टम फुल हो जाएगी, जब रेक्टम फुल हो जाएगी तो मैसेज जाएगा ब्रेन को कि भाई मैं फुल हो गई हूं, तो अब इस फीसिस को, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाए। तो फिर आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर मैं आई गो टू वॉशरूम, या आप घर में होंगे तो आप जाएंगे वॉशरूम में और जाके जो है ना वॉशरूम में अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर मूव आउट कर देंगे। ठीक है, ये जो आपने अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल को बॉडी से मूव आउट किया, दिस इज कॉल्ड डेफिकेशन, दिस इज कॉल्ड डेफिकेशन। और ये जो ब्रेन में मैसेज गया कि भाई रेक्टम फुल हो गई है, और ब्रेन ने वापस मैसेज भेजा कि चलो ठीक है अब बॉडी से पास आउट कर दो, इन स्टूल्स को, फीसिस को बॉडी से पास आउट कर दो, दिस मैसेज का आना जाना, दिस इज अ रिफ्लेक्स दैट इज कॉल्ड डेफिकेशन रिफ्लेक्स। इस रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं, डेफिकेशन रिफ्लेक्स। तो देखो मैंने यहीं पे लिखा है कि जब फीसिस बन जाएंगी तो वो स्टोर हो जाएंगी टेम्परेरीली किसमें, रेक्टम में। जब रेक्टम फुल हो जाएगा, रेक्टम व्हेन द रेक्टम इज फिल्ड अप विद फीसिस, पूरा भर जाएगा फीसिस से, तो एक मैसेज आएगा ब्रेन को कि यार रेक्टम फुल हो गया, अब इसमें और कैपेसिटी नहीं है कि ये बड़ा हो, डायलेट हो, तो अब इसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा इस एक्सेस वेस्ट मटेरियल को। तो मैसेज जाएगा ऊपर ब्रेन तक, और ब्रेन मैसेज भेजेगा किसको, रेक्टम के बाद जो ओपनिंग है दैट इज एनस, इसके अंदर भी एक स्फिंक्टर होता है, जिस तरह कार्डिक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर पड़ा हुआ है ना, ये भी एक स्फिंक्टर होता है। इस स्फिंक्टर नॉर्मली स्फिंक्टर हमने बंद किया होता है, क्लोज किया होता है, खुद से क्लोज किया होता है। तो जब हमें ये रिफ्लेक्स आएगा तो ये स्फिंक्टर खुलेगा और फीसिस बॉडी से बाहर मूव आउट हो जाएंगे, ये फिल्ड अप हो जाएगी जब रेक्टम, तो रिफ्लेक्स आएगा, एनस ओपन्स एंड डेफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, बड़ों में तो जो ये स्फिंक्टर है ये क्लोज किया होता है, और बड़ों ने, अडल्ट्स ने इसको सीखा होता है कि इसको कैसे बंद करना है इस स्फिंक्टर को, ताकि फीसिस ना चाहते हुए हमारे से ना निकल जाए। मतलब हम बैठे हुए हैं और फीसिस निकल गए तो कितना काम खराब हो जाएगा, है ना। तो हमने पहले वॉशरूम में जाना है और फिर जाके हमने इसको डायलेट करना है स्फिंक्टर को, और फिर फीसिस पास आउट होनी चाहिए। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है। द रिफ्लेक्स इज कॉन्शियसली, खुद से हमने इनहिबिटेड, रोका हुआ है इन अडल्ट्स, बड़ों ने इस रिफ्लेक्स को खुद से रोका हुआ है। हम डेफिकेशन रिफ्लेक्स अगर हमें आता भी है और बच्चे ने कहा मिस आई गो टू वॉशरूम, और मिस ने कहा नहीं अभी नहीं, अभी टेस्ट करो चलो, बच्चा बेचारा देख रहा है कि ये क्या यार, मैंने जाना है वॉशरूम, मिस कह रही है नहीं जाना। अब मिस ने कहा नहीं जाना, तो अगर तो वो अडल्ट है, बच्चा को 9वीं 10वीं का बच्चा है, तो वो तो कॉन्शियसली इनहिबिट भी कर सकता है इस रिफ्लेक्स को, और ब्रेन को मैसेज समझा सकता है कि भाई नाउ इट्स नॉट द टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू रिलैक्स माई स्फिंक्टर, नाउ इट्स नॉट टाइम फॉर डेफिकेशन, मिस इज नॉट गोइंग टू अलाउ मी टू गो टू वॉशरूम, तो प्लीज इनहिबिट कर दें इस रिफ्लेक्स को। तो हम कॉन्शियसली इनहिबिट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और स्फिंक्टर को भी बंद कर सकते हैं। लेकिन बच्चों में तो ये जो रिफ्लेक्स है ये कॉन्शियसली इनहिबिटेड नहीं होता, बच्चों में ये वॉलंटरी नहीं होता, बच्चों के इख्तियार में नहीं होता, बच्चों के कंट्रोल में नहीं होता। इसलिए छोटे बच्चे जो है 2-3 साल के बच्चे या उससे छोटे बच्चे, उनको हमें पैम्पर लगाना पड़ता है, डायपर लगाना पड़ता है। सारी माएँ आजकल डायपर पैम्पर लगाती हैं। वो क्या होता है कि जो यूरिन भी बच्चा पास कर रहा है, जो फीसिस भी, स्टूल भी बच्चा पास कर रहा है, वो उसके अपने कंट्रोल में नहीं है, अपने इख्तियार में नहीं है। वो उसको कॉन्शियसली इनहिबिट नहीं कर सकता, वो उसको वॉलंटरीली कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके अपने कंट्रोल में नहीं है, तो खुद ही पास हो जाता है। जब रेक्टम फुल होती है तो रेक्टम से फीसिस जो है ना वो बाहर आ जाती है और उस बच्चा स्टूल पास कर देता है। तो ये खुद ब खुद रिफ्लेक्स आता है उसकी बॉडी में और डेफिकेशन हो जाती है। ठीक है, फिर एक टाइम क्या आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चा 2, ढाई, 3 साल का होता है, बच्चा जरा बड़ा हो जाता है। तो माँ एक दिन बस सोचती है कि, बल्कि माँ ना अपनी किसी दोस्त को मिलने जाती है, जब किसी फंक्शन में, पार्टी में मिलती है, तो वो दूसरी माँ कहती है अच्छा तुम्हारा बेटा नहीं अभी तक वॉशरूम में जाके नहीं करता, फीसिस पास नहीं करता, मेरा बच्चा तो करता, मैंने तो उसका डायपर उतार दिया। तो माँ को जोश आता है, माँ कहती है उसने उतार दिया तो मैं भी उतार दूंगी। तो माँ आती है, अपने बेटे का जो है ना वो डायपर उतार देती है, पैम्पर उतार देती है, और कहती है कि बस अब बहुत बड़ा हो गया, ये मुझे बताया करे कि मैंने वॉशरूम जाना है। जब इसको रिफ्लेक्स आता है तो ये मुझे बताए कि मैंने वॉशरूम जाना है, तो मैं इसको लेके जाऊं, और फिर ये वहां जाके फीसिस पास करे, पैम्पर में ना करे। तो माँ पैम्पर उतार देगी। जब वो पैम्पर उतार देगी एक दिन, तो क्या होगा कि बच्चे को जब रिफ्लेक्स आएगा, उसको तो नहीं पता बेचारे को कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ, उसको जब रिफ्लेक्स आएगा वो पास कर देगा स्टूल, जो फीसिस पास कर देगा। जो फीसिस पास करेगा तो सारा कुछ, कपड़े भी गंदे हो जाएंगे, जो जगह होगी वो भी गंदी हो जाएगी, सब कुछ होगा। तो माँ आगे खिंच के दरल करता हुआ लैपटॉप मारेगी, कहेगी ओए ये क्या करती है, तुम्हें पता नहीं है, तुमने डायपर नहीं लगाया, बताया क्यों नहीं, ये वो। रोएगा बच्चा, कहेगा ये क्या, मैं आज तक तो यही करता आया हूँ पिछले 3 साल से,
तब तो मुझे किसी ने नहीं रोका, तब तो मुझे कोई नहीं मार पड़ी। आज भी मैंने वही काम किया जो मैं 3 साल से कर रहा था। आज थप्पड़ों की बारिश हो गई है, चक्कर क्या है? खैर बच्चा रोएगा, चुप कर जाएगा, माँ भी ले जाएगी, धुला के ले आएगी। फिर माँ ने पैम्पर नहीं लगाया, डायपर नहीं लगाया। अगले दिन फिर यही हुआ, माँ ने फिर खिंच के धड़ल है। चलो अच्छी माँ है, हम कहते हैं माँ ने नहीं मारा। मामा ने कहा ये क्या कर दिया तुमने बेटे, आपने पैम्पर नहीं लगाया हुआ, आपने बताया क्यों नहीं मुझे, आपने बताना है, आपने बताना है। अच्छा बच्चा फिर सोच रहा है, बेचारा परेशान है, वो कह रहा है यार अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था लाइफ में, ये एकदम से क्या हो गया, ये पता नहीं क्या चक्कर है, एकदम से मैं गंदा भी हो जाता हूँ, ऊपर से गंदा होता हूँ, मामा मारना शुरू कर देती है, डांटना शुरू कर देती है, मेरी क्या जिंदगी तो अजाब बन गई, ये हुआ क्या है। अच्छा अगले दिन फिर यही होता है, मम्मा फिर आके डांटती है। अच्छा कुछ 3-4 दिन के बाद बच्चे को समझ आती है कि अच्छा जब मैं ये काम करता हूं ना फिर डांट पड़ती है मामा से, इसका मतलब ये है कि ये कोई काम जो मैं कर रहा हूं ना ये गलत है, इसका मतलब ये जो मैं काम कर रहा हूं ना ये सही नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक हो रही है मेरे से, मुझे समझ नहीं आ रही क्या मिस्टेक हो रही है मेरे से, लेकिन कुछ चक्कर है जरूर। अब नेक्स्ट टाइम जब उसको डेफिकेशन रिफ्लेक्स आएगा ना तो वो कहेगा भाई ना अब तो पेड़ों से बचना है और डांट से बचना है, तो वो मम्मा के पास जाएगा और मम्मा को कहेगा मम्मा तो मम्मा को कहेगा, मम्मा को अच्छा अच्छा वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है, मम्मा बड़ी खुश होगी, मम्मा कहेगी लैब बच्चा समझ गया, ठीक है। तो मम्मा फौरन उसको वॉशरूम लेके जाएंगी और इस तरह 1-2 दिन में बच्चा जो है ना वो बताना शुरू कर देगा और वो कॉन्शियसली इनहिबिट कर लेगा अपने स्फिंक्टर को और मार खा खा के और डांट खा खा के उस डेफिकेशन कंट्रोल को वॉलंटरी कर लेगा, सीख लेगा कि यार किस तरीके से इस स्फिंक्टर को बंद रखना है, और जब तक मामा मुझे नहीं उठा के लेके जाएंगी वॉशरूम में तब तक मैंने ये गंद नहीं घोलना, तब तक मैंने ये काम नहीं दिखाना। तो आहिस्ता आहिस्ता बेबीज जो है ना वो ट्रेन हो जाते हैं और फिर बेबीज जो है ना वो बताना शुरू कर देते हैं। तो यही लाइन बुक में यहाँ पे लिखी हुई है कि रिफ्लेक्स इज कॉन्शियसली इनहिबिटेड इन अडल्ट्स, अडल्ट्स में तो कॉन्शियसली इनहिबिट हुआ है रिफ्लेक्स, बट चाइल्ड लर्न्स टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, बच्चा सीख लेगा, लर्न्स सीख लेता है टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स, इस रिफ्लेक्स को अंडर लेके आना, वॉलंटरी कंट्रोल अपने इख्तियार में लेके आना सीख लेता है। वैसे नहीं सीखा होता, बच्चों को बाय बर्थ नहीं आता होता, अगर ये डांटे ना पड़े चपेटे ना पड़े तो बच्चे शायद कभी भी ना सीखें, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्स है दिस इज डेफिकेशन रिफ्लेक्स, सही हो गया। जब फीसिस भर गया, फीसिस से रेक्टम फुल हो गया तो टेम्परेरी स्टोर कर दिया रेक्टम ने फीसिस को, जब फुल हो गया तो फिर रिफ्लेक्स आएगा, ब्रेन में मैसेज आएगा, मैसेज वापस आएगा कि हाँ ठीक है डेफिकेशन कर दें। बड़ों में ये कॉन्शियसली इनहिबिट होता है, बच्चों में नहीं होता, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता ये वॉलंटरी कंट्रोल सीख लेते हैं वक्त के साथ साथ, ठीक हो गया। लास्ट बात मैंने आपको कहा था अपेंडिसाइटिस की, दोबारा से बताऊंगा। ये जो हमारा बेली बटन है ना, इस बेली बटन से लेके यहाँ पर जो ऊपर एक थोड़ी एक नुकीला पॉइंट है, हिप बोन का एक नुकीला पॉइंट है जिसके ऊपर आप पेंट बांधते हैं, यहां से लेके यहां तक अगर एक लंबी सीधी लाइन लगाए ना तो इस सीधी लाइन के सेंटर में बिल्कुल अपेंडिक्स पड़ी हुई है, ठीक है। इस सीधी लाइन के बिल्कुल सेंटर में यहां पर राइट साइड पे एब्डोमेन के नीचे अपेंडिक्स पड़ी हुई है। तो इसके अंदर कभी कभार क्या होता है कि अगर फूड चली जाए और पुट्रीफेक्शन हो जाए और गलना सड़ना शुरू हो जाए, डिकम्पोजिशन हो जाए, तो अपेंडिसाइटिस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके कुछ सिम्टम्स है जिससे आपको पता चल सकता है कि अगर आपके पेट पे यहाँ पे दर्द हो रही है राइट साइड पर और आपको कुछ अलामात आ रही हैं तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि आपको अपेंडिक्स हो रही है कि नहीं हो रही। ऑब्वियस सी बात है, आपने जाके चेक तो कराना ही है डॉक्टर को। तो इसमें क्या होगा कि एक तो राइट साइड पे पेन होगी, बुखार होगा, उल्टी वाली कैफियत होगी या उल्टियां आएंगी, खाने का बिल्कुल दिल नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगी, पेट कभी कभी यहां से सेंटर से स्टार्ट होती है और फिर राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती है या फिर राइट साइड पे ही रहती है। राइट साइड पे पेट को दबाने से बहुत ज्यादा दर्द होती है। तो अगर ये अलामात हैं कि राइट साइड पे दर्द है, भूख नहीं लग रही, उल्टियां आ रही हैं, बुखार हो रहा है और राइट साइड पे दबाने से दर्द ज्यादा हो रही है, तो आपने एक सीबीसी कराना है, एक यूरिन का टेस्ट कराना है और फिर डॉक्टर के पास जाना है। और अगर वो होगा तो फिर वो आपको बताएगा कि अब हमने क्या करना है। मोस्टली हमें क्या करना पड़ता है, सर्जिकली इस अपेंडिक्स को रिमूव करना पड़ता है, सर्जरी करनी पड़ती है। छोटा सा हम कट लगाते हैं, उससे अपेंडिक्स निकालते हैं, उसको बंद करते हैं, बांधते हैं और फेंक देते हैं और बाकी इंटेस्टाइन एज इट इज, सीकम जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहती है। तो बंदा जो है ना वो इस दर्द से और इस परेशानी से, तकलीफ से बच जाता है, ठीक है। तो दिस इज अपेंडिसाइटिस, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम कोलोन रेक्टम, सीकम का काम, कोलोन का काम, रेक्टम का काम, डेफिकेशन रिफ्लेक्स, कंपोनेंट्स ऑफ द फीसिस एंड अपेंडिसाइटिस। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है रोल ऑफ लिवर, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे लेक्चर में। अभी तक कोई बात अगर पूछनी है तो कमेंट्स में पूछ लें। उम्मीद है कि आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई है और लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह।